गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एग्ज़ाम्पल स्टार्ट किए थे, एग्ज़ाम्पल कंप्लीट किए थे और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो फिर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर हम लोग लेते हैं, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है, सॉलिड एज अ सॉल्यूट, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट, एंड जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो भी किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। बराबर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। बराबर। तो फिर आपको अब क्या करना है, बराबर, कि सॉलिड डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर और वो आपको सॉल्यूशन बनाएगा। तो कैसा सॉलिड कौन से लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा, तो बहुत ही सिंपल है, पहले भी मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड non-polar solute dissolves in non-polar solvent। बराबर, बहुत ही सिंपल है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl can dissolve in water, NaCl can dissolve in water। क्यों? क्योंकि NaCl भी पोलर है एंड वाटर भी पोलर है। अगर हम लोग बेंजीन लेंगे, बराबर, या तो फिर दूसरा कोई भी सॉलिड कि जो पोलर नहीं है, तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा नहीं। बराबर। बेसिकली यहाँ पे क्यों डिसॉल्व होता है ये भी आप लोग जानते हो, 11th में मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वैसे ही सॉल्वेंट के बीच में, पहले दोनों को सेपरेट रखते हैं, सॉल्वेंट के बीच में यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं इसका ओल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, वैसा ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में जब भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, बराबर, अगर वो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का, सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, अगर उसकी वैल्यू जो ओल्ड फोर्स है उसके इक्वल है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है नए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की, इक्वल और लेस देन, बराबर, तो फिर जो आपका सॉलिड सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होके आपको सॉल्यूशन बना देगा। बराबर, ये चीज़ याद रखना, ये हमने पहले भी आपको करवाया है कि सॉल्वेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से,
तो फिर वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, बराबर। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि सॉलिड हम लोग डिसॉल्व करते ही जाएंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा कि हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा, तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे, बराबर। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर बेसिकली एक जो फैक्टर है जो है टेम्परेचर, वो बहुत ही डिपेंड करता है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए, बराबर, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट है एंड कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो वो रिएक्शन, जो रिएक्शन है वो दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है। एक हो सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरी हो सकती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी हो सकती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होगी एक्सोथर्मिक, दूसरी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, पहले से ही एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और हम लोग बाहर से भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर जो सॉल्युबिलिटी है, याद रखना, वो डिक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना, तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एंडोथर्मिक दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर सॉल्युबिलिटी, तो फिर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। बट क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है और अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बराबर। तो टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। प्रेशर इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों को हम कंप्रेस ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे बट उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बराबर। तो फिर प्रेशर इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं होगा, बट जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, बराबर। आप लोगों को याद रखना है कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बराबर। इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली कि एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होंगे, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे, बराबर। तो टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी of gas in liquid। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी गैस लिया है, बराबर, वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा लिक्विड के अंदर। होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बराबर। तो वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी कि पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, बराबर। उसके अंदर फर्स्ट है नेचर ऑफ, डिपेंड करेगा कैसे हम लोग डिसॉल्व करेंगे, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बराबर। बेसिकली आपको समझाया कि जो भी पोलर सॉल्यूट होगा, पोलर सॉल्यूट, वो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं HCl, अगर हमने गैस लिया है तो फिर वो क्या होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, पोलर है, बराबर। HCl हमने गैस लिया है तो वो वाटर लिक्विड के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा। सेम वे अगर नॉन पोलर सॉल्यूट लिया है, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नाइट्रोजन गैस लिया या तो फिर ऑक्सीजन गैस, ओके, ये क्या है, नॉन पोलर है, और अगर उसको हम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, बेंजीन के अंदर, बराबर, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट वाटर के अंदर वो डिसॉल्व होगा नहीं, ओके। तो बेसिकली आपको यही चीज़ याद रखनी है कि पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। दैट मीन्स नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके ऊपर। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं जो है टेम्परेचर, बराबर। कि नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड उसके अंदर जो डिपेंड करेगा वो होगा टेम्परेचर, बराबर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी कोई गैसियस सॉल्यूट वो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन बनाएगा एंड प्लस एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। कोई भी बनाएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो सॉल्यूट अगर हम लोग बोल देते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड ये वाटर हो जाएगा, और सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सोडा वाटर, बराबर। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा जब भी कोई सॉल्वेंट के अंदर गैसियस सॉल्यूट, याद रखना सिर्फ, और तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर। क्योंकि एनर्जी कम होगी, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी बाहर निकल जाएगा, तो सॉल्यूशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। दैट मीन्स उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, बराबर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है कि टेम्परेचर जैसे हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो फिर सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। एंड अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, बराबर। आप याद करो, आपको सिंपल एग्जांपल ले लो सोडा वाटर का, बराबर। कि अगर आपने फ्रीज़र में रखा है तो टेम्परेचर बहुत ही कम है, ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा डिसॉल्व रहेगा उसके अंदर, बट जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे लाते हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, बराबर, तो धीरे धीरे उसके अंदर से गैस निकलने लगेगा, बराबर। तो टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, इसके ऊपर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, बराबर। किसके अंदर, गैस के लिए स्पेसिफिकली। एंड अपना जो थर्ड वन है वो है प्रेशर। यहाँ पे एक और चीज़ जो डिपेंड करेगी वो है
प्रेशर। बराबर। चलो, तो प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा गैस के अंदर? तो अगर हम लोग एक वेसल ले रहे हैं, बराबर, और वेसल के अंदर हमने क्या किया है कि वाटर फिल किया हुआ है, बराबर। चलो यहाँ तक बोल देते हैं कि ये वाटर है, चलो, और यहाँ पे एक पिस्टन रख दिया है, और यहाँ पे कोई गैस भी हमने डाला हुआ है, क्योंकि हमें गैस एंड लिक्विड चाहिए, तो गैस एंड लिक्विड दोनों चाहिए होगा। और एक प्रेशर रख रहे हैं यहाँ पे W1। तो क्या होगा कि प्रेशर की वजह से लिक्विड के अंदर गैस क्या होगा, सॉल्यूबल होने लगेगा, बराबर। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कोई एक टेम्परेचर है T1 एंड प्रेशर है P1। ओके, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस इन लिक्विड, ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे, बराबर। चलो, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बराबर, कि यहाँ पे प्रेशर क्या किया हमने, इंक्रीज किया, बराबर। तो वाटर का सरफेस था वो तो इतना ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होने नहीं वाला है, क्योंकि वाटर के ऊपर प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। बट क्या होगा कि जो गैस है, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रेशर की वजह से ज़्यादा डिसॉल्व होने लगेंगे, प्रेशर की वजह से ज़्यादा डिसॉल्व होने। टेम्परेचर तो यहाँ पे T1 ही रखा है, प्रेशर P2 कर दिया, यहाँ पे P2 क्या है, ग्रेटर देन P1। तो बेसिकली हमें ये चीज़ पता चली यहाँ पे कि एज वी इंक्रीज प्रेशर को क्या किया हमने, इंक्रीज किया, तो फिर गैस की सॉल्युबिलिटी है, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। दैट मीन्स प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। याद रखना, गैस के लिए प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।